नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने इस भारत के राष्ट्रपति शासन का पहला भाग कल देख चुका था, आज हम राष्ट्रपति शासन के भारत के राष्ट्रपति के भाग 2 के अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो कल प्रश्न जहाँ खत्म किए थे, आज उसी के आगे उसकी प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु पूछा दिया है कि पहला है कि चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। दूसरा है कि अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। तीसरा दिया है कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। और चौथा है, एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। ऑप्शन है आपका सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता क्या होगी, छोड़नी होगी। ये सही है। तभी एक सांसद क्या हो सकता है, विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है, सदस्य छोड़ने के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। पुनः निर्वाचन संबंधित है किस अनुच्छेद के तहत। पहला अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। तो ऑप्शन है आपका डी, अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता से निर्धारित दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसको सौंपा जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया भारत की महाधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होता है और उसी को सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है, अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, या निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो ऑप्शन सी है आपका, अपने पद ग्रहण के दिन से राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक बना रहता है। ये 56(1) के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति तुरंत क्या करेगा, 56(2) के तहत ही सूचना तुरंत क्या देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। वही क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या भारत के प्रधानमंत्री को। तो ऑप्शन है आपका भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये पूछना चाह रहा है। पहला भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या संसद द्वारा। तो ऑप्शन है आपका डी, संसद द्वारा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में ही महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, किसी में भी पहले उठाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस अनुच्छेद पूछ दिया है, अनुच्छेद 356 के द्वारा, अनुच्छेद 75 के द्वारा, अनुच्छेद 76 के द्वारा, या अनुच्छेद 61 के द्वारा। तो ऑप्शन है आपका डी, अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग को द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया, देखिए प्रक्रिया पूरी याद रखिएगा, प्रक्रिया पूछ दे तो ये ध्यान दीजिएगा। एक महाभियोग का जिक्र पूछे तो दूसरा हो जाएगा, प्रक्रिया पूछे तो उसके लिए अनुच्छेद आपका 61 होगा। अनुच्छेद ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया है इसमें, अनुच्छेद 53, 61, 74 या 13 था अनुच्छेद आपका 61। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, सत्ताधिकारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, या न्यायालयों में ट्रायल द्वारा। तो ऑप्शन है आपका महाभियोग द्वारा कार्य अवधि समाप्ति से पूर्व भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। किस सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया सकता है, वो लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबको बता चुके हैं कि संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ किया जा सकता है। उसके लिए कंडीशन है कि 1/4 जो है कि आपको सदस्य का हस्ताक्षर जो है कि होना चाहिए, और 14 दिन पूर्व उनको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। और अगर उनका कार्य जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो तो राष्ट्रपति उस समय अपना बचाव हेतु अपना जो है प्रतिनिधित्व अपने बचाव के लिए स्वयं उपस्थित होंगे और अपना प्रतिनिधित्व भी स्वयं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग से संबंधित पूछ रहा है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, या उपयुक्त में से कोई नहीं। था ऑप्शन सी है आपका, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित राष्ट्रपति के दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? महाभियोग लगाने का अधिकार पूछ रहा है किसे है, किसको दिया गया है? संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा को, राज्यसभा को या लोकसभा स्पीकर को? तो ऑप्शन ए है आपका, संसद के दोनों सदनों को अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या संसद के दोनों सदनों द्वारा? तो ऑप्शन है आपका डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा यह प्रक्रिया लाई जा सकती है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 30 दिन? तो ऑप्शन है आपका बी, 14 दिन की पूर्व सूचना देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषद या राज्यों की विधानसभाएं? तो निर्वाचक गण में राज्यों की विधानसभाएं तो आती हैं, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभा का कोई भी नहीं है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया में उनका कोई योगदान नहीं रहता है। देखिए, एक लिखा है कि महाभियोग का प्रक्रिया जो होती है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है, राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 54 ख के तहत विधानसभाएं भाग लेती हैं, परंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। याद रखिएगा, अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्या होती है? तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि काम जो हो, कोई भी अर्धन्यायिक संस्था लिख दे कहीं पर प्रक्रिया पूछ दे, तो अर्धन्यायिक संस्था का तात्पर्य ये होता है कि कार्य हो न्याय वाला, परंतु वह वैधानिक रूप से वह न्यायिक संस्था नहीं होती है। जब कोई भी संस्था या कोई भी अधिकारी जब काम न्याय वाला करे, परंतु वैधानिक रूप से उसे न्यायपालिका मतलब नहीं घोषित किया गया हो, तो उसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया? तो क्या है ये? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया किसे बोल जाएगी? जब ये कोर्ट में जाता, कोर्ट के तहत इसको सॉल्व होता तब होता है। कार्यपालिका प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि सिर्फ मंत्रिमंडल ही या मंत्रीगण ही मिलकर क्या होता, महाभियोग को ला दिया जाता है, तभी होता। और तीसरा क्या? विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया का मतलब ये होगा कि संसद दोनों तरफ से कानून नियम बनाए तब जाके महाभियोग लाए, तो ये हो गया। परंतु हमारा क्या है कि अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ये। नेक्स्ट है आपका कि भारत का राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में? ऑप्शन है आपका बी, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति के रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह मिट्टी या पद या पद किसी भी तरह से रिक्त अगर होता है तो उसे 6 माह के बीतने से पहले उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? समय समय पूछ रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। पहला आपका 1 माह, 9 माह, 3 माह या 6 माह? तो ऑप्शन है आपका डी, 6 माह के अंदर उस रिक्ति को भर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब राष्ट्रपति का मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का रूप में कार्य करेगा? अस्वस्थ हो, मृत्यु राष्ट्रपति जो है अस्वस्थ हो या किसी कारणों से वो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा पा रहे हैं तो उपराष्ट्रपति को कितने समय तक, ये पता है आप सभी को, राष्ट्रपति अगर काम नहीं करे तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह पे कार्य को संभालते हैं। तो पूछा कब तक संभालेंगे? 5 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक, 1 वर्ष तक या 6 माह तक? तो आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के अगर किसी भी कारणों से हट जाते हैं तो 6 माह के भीतर क्या होता है, उस पद को भर लेना चाहिए। तो 6 माह के लिए ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद पर कार्यभार कौन संभालेगा? कौन संभालेगा ये देखिए पूछ रहा है। प्रधानमंत्री, बी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सी है उपराष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। था ऑप्शन है आपका सी, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपका, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा ये पूछा है। यदि उपराष्ट्रपति भी न हो तब, ये देखिए क्वेश्चन देखें कितनी बार पूछा गया, ये देखिए देख रहे हैं, इसकी लाइन लगी हुई है क्वेश्चन पूछे, इतना मतलब आता है क्वेश्चन ये की। तो याद रखिएगा, इसको हम नंबरिंग में पहले ही बता चुके हैं, फिर भी याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति ना हो, राष्ट्रपति अगर किसी कारण से स्थान का खाली हो तो उपराष्ट्रपति करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वो राष्ट्रपति का कार्यों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, उस समय जो उपलब्ध हो उनको। तो यदि ये ऑप्शन दिया हुआ इसमें,
कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समय करेगा। अगर ये भी नहीं होंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश इनका कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद खाली हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं? इस पद पर आसीन होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि यदि भारत में उपराष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी को धारण करना पड़ेगा। कौन करेगा? भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कार्यपालिका अध्यक्ष पूछ रहा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुखिया। याद रखिएगा कि कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है हमेशा राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है 53 के तहत, और राष्ट्रपति जो है अपने अधीनस्थों के माध्यम से उन कर्तव्यों को करवाता है या निभाता है। नेक्स्ट है आपका, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? ये पूछना है किस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो ऑप्शन है आपका सी, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? कार्यपालिका से राष्ट्रीय में निहित है, ये पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अपने समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में या संसद में। तो ऑप्शन है आपका सी, राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है। किसके तहत? तो आर्टिकल 53 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में या सभी तीनों में। तो ऑप्शन आपका ए है कि भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। कारण है, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण सही है। ए और आर दोनों सत्य है किंतु स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है, आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन आपका बी, ए और आर दोनों सही है पर स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में विचार करना है, कौन से सही कौन से सही ये बताना है। पहला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरा दिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और चौथा है यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। पूछ रहा है कौन कौन सा सही है। ऑप्शन है आपका 1, 2, 4 सही है, 1, 2 और 3 या 2, 3, 4 और या 1, 3 और 4। ऑप्शन है आपका सी, 2, 3, 4 सही है। एक वाला जो है कि गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होता है, राष्ट्रपति में निहित होता है, न कि प्रधानमंत्री में। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है क्योंकि ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है। परंतु जो है कि जब जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होते हैं तो बहुमत प्राप्त दल सदस्य मिलके अपना एक नेता चुनते हैं, जो उस नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो कौन बनता है? राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। और प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये सही है। ये प्रधानमंत्री क्या होते हैं? मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और ये चौथा लिखा कि आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदस्य का सदन हो, ये भी सही है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी सदन की सदस्यता अनिवार्य नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री के बनने के पश्चात आपको 6 माह के भीतर उसे किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्यता अवश्य ले लेनी चाहिए। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 74(1) के तहत कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा, और अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का मुखिया है? पहला है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। तो ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। भारतीय गणराज्य है, इसका तात्पर्य यह है कि भारत क्या है? राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन है 39वें, 40वें, 42वें या 44वें। तो ऑप्शन है आपका डी, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा
74 एक के जोड़ा क्या है कि राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परंतु ये इसमें देखिए, इसमें एक और चीज़ जोड़ा हुआ है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार भेज सकता है, परंतु अगर दोबारा उसमें जो मंत्रिपरिषद है उसमें संशोधन करे या न करे, बिना किए हुए भी भेज देती है फिर से, तो राष्ट्रपति फिर उसको दोबारा वापस नहीं कर सकता, उस पर उसको संस्तुति देनी ही पड़ती है, मंजूरी देनी ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या राज्यसभा की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? ऑप्शन सी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यदि कह देंगे तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? लोकसभा को भंग कर देंगे। उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर बहुमत ना हो या बहुमत की स्थिति ना हो, बहुमत अपना खो दे अगर दल, और फिर जाके वो प्रधानमंत्री बोलता है राष्ट्रपति से कि जो है कि कर दीजिए, तब वहाँ राष्ट्रपति वहाँ उनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, भंग करने के लिए तो बोले तब वहाँ पे बाध्य नहीं होता है। ये तभी भंग कर सकता है जब उनके पास पूर्ण बहुमत हो। किसी कारणवश मंत्रिमंडल के अध्यक्ष अगर बोले राष्ट्रपति से कि भंग कर दीजिए, तभी भंग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं क्या? लोकसभा को भंग कर सकते हैं राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या मंत्रिपरिषद? मतलब किसकी अनुशंसा पूछ रहा है कि भंग कर सकता है राष्ट्रपति? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत, सॉरी 118 के तहत क्या है? संयुक्त की सॉरी 108 के तहत विधेयक बुला सकता है, और 118 के तहत क्या होता है? उसकी अध्यक्षता करता है, आर्टिकल 118 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक का आयोजित करने का अधिकार है आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा का अध्यक्ष? तो ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति बुला सकता है संयुक्त अधिवेशन किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। वह संसद का एक संगठक भाग है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है, और तीसरा है आपका कि वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, और चौथा है वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो ऑप्शन बी है आपका क्या है कि वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है। ठीक है, क्योंकि चर्चा में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, राष्ट्रपति को दोनों सदनों में भाग लेने का भाग नहीं ले सकते, भाग नहीं लेते हैं, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी उन्हें प्राप्त है 123 के तहत, तथा 79 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति के भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठन। संसद के अंतर्गत 3 चीज़ आते हैं, याद रखिएगा। संसद राष्ट्रपति होते हैं पहला, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। ये तीनों क्या होता है? संसद के भाग होते हैं। जब चूँकि संसद के भाग हैं इसलिए वो लोकसभा में, राज्यसभा में जाकर नहीं, वो अपना जो है कि चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था कौन सा? था हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर विधेयक, या दहेज प्रतिषेध विधेयक? तो ऑप्शन है सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के पास कई प्रकार के वीटो की पावर होती है। पहला होता है आत्यंतिक वीटो, और दूसरा है आपका कि पॉकेट वीटो। इसी तरह कई वीटो प्राप्त होते हैं जब उसमें व्यायाम में राष्ट्रपति की शक्तियों में, तो उसमें देखा जाए कौन कौन से वीटो होती हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि पेप्सी विनियोग विधेयक 1954 में क्या हुआ था? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो यानी अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। अत्यांतिक वीटो क्या है? मंत्रिमंडल के इच्छाधीन है, यानी कि मंत्रिमंडल की इच्छा के अधीन होता है पॉकेट वीटो। अत्यांतिक वीटो, पॉकेट वीटो जो होता है वो स्वेच्छा से किया जाए माना जाता है। तो राष्ट्रपति की यहाँ बात किया है कि राष्ट्रपति एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति, अपने वीटो के यानी कि
पॉकेट वीटो को बात की जा रहा है। पॉकेट वीटो मतलब होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार होता है, पॉकेट में रख लेता है वो, कहने का मतलब ये है, उस पर कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी गिरी, यानी जेल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका सी, यानी जेल सिंह ने किया था। देखिए इसमें लिखा हुआ है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक उसी से संबंधित है। 1946 में, सॉरी 1986 में, यानी जेल सिंह ने इस संबंध में जेबी निषेधाधिकार, जिसको पॉकेट वीटो भी कहता है, इसको हिंदी में जेबी निषेधाधिकार बोला जाता है, तो प्रयोग किया था। तो इसमें क्या होता है कि ये पॉकेट वीटो में जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को असीमित समय सीमा के लिए, यानी कोई लिमिट ही नहीं है, उसको लिमिट के लिए अपने पास रह लेता है, न ही सहमति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए वापस करता है, बस अपने पास रख लेता है। तो इसी शब्द को क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, तो ये कब हुआ था कि यानी जेल सिंह ने किया था 1986 में, किसके अंतर्गत, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? किस के तहत? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109 या अनुच्छेद 111? तो आंसर है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111 के तहत कि किसको प्राप्त है, उसको विधेयक को क्या कहता है, रोकने का प्रावधान है। स्वीकृति प्रदान कर अपनी स्वीकृति रोक लेगा। ठीक है, रोक लगता है 111 के तहत। तीन टाइप के इसमें कार्य हैं, 111 का तीन टाइप के हैं, या तो रोकेगा, या तो स्वीकृति देगा, या तो पुनर्विचार हेतु लौटा देगा। इसमें सिर्फ एक शब्द पूछा है कि स्वीकृति रोक सकता है, तो तीनों उसी के अंतर्गत 111 के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? पारित हो गया है तो कौन सा उसको रोक सकता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, या राज्यसभा के सभापति को? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति को। पारित हो गया है फिर भी वो तो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास ही। विधेयक तभी कानून बनेगा जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेगा। तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, जब उनके पास सिग्नेचर के लिए जाएगा तो उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। पूछ रहा है राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति कौन सी है? पहला है स्वविवेकी शक्ति, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक कर रखना, क्षमा प्रदान करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, या नेक्स्ट है संसद को संदेश भेजना, और नेक्स्ट है आपका कि न्यायाधीशों की नियुक्ति। कौन सा पूछा, कौन कौन सा जो है कि स्वविवेकी शक्ति है राष्ट्रपति की? ऑप्शन है पहला है 1, 3, 5, 2, 5, 6, 3, 6, 3, 7, 8, 3, 6, 7, 2, 4, 6, 2, 3, 6। ये इसमें लिखा हुआ है। विधानसभा लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए हुए कोई भी विधेयक धन विधेयक को छोड़ के राष्ट्रपति द्वारा आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक रखना, या उसमें कोई संशोधन के लिए भेजना, वह राष्ट्रपति की स्वयं विवेकी शक्ति होती है। ठीक है, यह 86-200 के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ई है कि 2, 3 और 6। 2 विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, विधेयक को रोक रखना, और 6 क्या आपका संसद को संदेश भेजना। ये तीनों क्या है, स्वविवेकी शक्ति होती है। अपनी मर्जी क्या है, मतलब क्या है, मतलब कि अपनी मर्जी। ये क्षमा दान प्रदान करना जो है कि ये अनुच्छेद के तहत बोला गया है, क्षमा दान प्रदान करना। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी उनकी स्वविवेकी शक्ति नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद उन्हीं को नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत लेकर आते हैं, बहुमत दल होता है जिनका, जिस दल का बहुमत होता है। ठीक है, तो संदेश भेजना और विधेयकों को रोक रखना और विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, ये तीनों जो है कि राष्ट्रपति के स्वविवेकी शक्ति होती है, बाकी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? सलाह लेना किस लिए आवश्यक नहीं है? बाकी समय तो सलाह लेते हैं, किस पर आवश्यक नहीं है? पहला, राजदूतों की नियुक्ति पर, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों की स्वीकृति पर, या लोकसभा भंग करना, या नेक्स्ट है आपका कि संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति देना। कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका बी, विधेयकों पर स्वीकृति देना। ये मंत्रिपरिषद सलाह लेने के लिए इसमें आवश्यक नहीं है, वो अपनी इच्छा है, स्वेच्छा है, चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो रख सकते हैं, या चाहे तो पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। ये तीनों अधिकारों को प्राप्त है अनुच्छेद 111 के तहत।
नेक्स्ट है आपका, इस संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्र अवसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना। विधायी शक्ति कौन सी? विधायी शक्ति पूछा है, देखिएगा विधायी शक्ति इन्होंने लिखा, विधायी शक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन आपका डी है, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना ही राज्य की विधायी शक्ति है, क्योंकि विधायक की संसद जो है कि कोई भी विधान या विधि क्या होता है, नियम कानून को बनाता है, संसद बनाता है, तो उसकी विधायकी शक्ति है। तो इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सिर्फ अध्यादेश जारी करना ही विधायकी शक्ति है, जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? स्वविवेकी शक्तियां पूछ रहा है, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा है। पहला दिया हुआ है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर स्वीकृति देना, किसी विधेयक को रोक कर रखना, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, या किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद और पुनर्विचार हेतु कहना। इसमें पहले देखना है पुनर्विचार, पहला तो है, और किसी विधेयक को रोकना ये दूसरा भी है, ठीक है, और तीसरा क्या है, प्रधानमंत्री से कहना, ये तो संविधान द्वारा प्राप्त है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है आपका कि 1 2 4 1 2 4 7 2 5 6 8 1 3 6 8 2 5 7 8 3 6 7 8, ई है आपका 3, और तीसरा है, और छठा है 3, किसी विधेयक को आपत्तियों से संसद के पास वापस भेजना, ये भी है। तो फिर छठा है आपका रखना, और तीसरा आ गया है, 8वां है आपका, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? बिना सहमति किसी अधिकार आर्टिकल के तहत देता है, मतलब उनको जब वापस भेजा था तो फिर उनको वापस करके फिर उनको भेज दिया गया, तो सहमति पूछ रहा है कब दिया बिना बदलाव के। तो आर्टिकल आपका 121, अनुच्छेद 142, तीसरा है आपका अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124। ऑप्शन है आपका सी, अनुच्छेद 123 के तहत किया था। अनुच्छेद 24 को तहत क्या है, राष्ट्रपति को अध्यादेश 123 के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? पहला है अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 356। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश शक्ति पूछ रहा है, 356, 360, अनुच्छेद 200, 123। ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति निहित है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? यानी राष्ट्रपति ने संसद सत्र, क्योंकि पता है कि अध्यादेश राष्ट्रपति तभी जारी कर सकता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। तो ये पूछ रहा है कि संसद का सत्र चालू होने से कितने समय में जो है कि अध्यादेश को संसद के सत्र पर रखना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रहा है कि 1 माह के अंदर, 6 सप्ताह में, 8 सप्ताह में, या 6 माह में। तो ऑप्शन है आपका बी, 6 सप्ताह के अंदर क्या करना चाहिए कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के अंदर सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए, उसको पास हो जाना चाहिए, तभी वो अध्यादेश जारी रह सकते हैं, वरना उस अध्यादेश को रद्द कर दिया जाएगा। 6 सप्ताह के बाद अपने आप क्या हो जाएगा, वो अध्यादेश रद्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ऑप्शन है वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। ऑप्शन कौन सा सही उत्तर है? केवल एक और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। ऑप्शन है आपका सी, केवल 1 और 3। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती। योजना आयोग का उपाध्यक्ष का नियुक्ति कौन होता है? ये प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है?
भारत का महान्यायवादी द्वारा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, एक राज्य का राज्यपाल का, या उपरोक्त सभी का। ऑप्शन है डी, राष्ट्रपति इन तीनों का नियुक्ति करता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायवादी का अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का तथा 155 के तहत राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, किसकी नियुक्ति नहीं पूछता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन है आपका ए, उपराष्ट्रपति का